दृश्य आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी हिस्ट्री। इसमें ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ देख रहे थे। भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यिकरण, व्योद्योगीकरण और धन की निकास। भू राजस्व नीतियाँ हमने देख लिया था। कृषि का वाणिज्यिकरण पर चर्चा चल रही थी। इसमें कृषि के वाणिज्यिकरण का अर्थ, उसका प्रभाव, ये हमने देख लिया था। आगे है विऔद्योगिकरण। इसकी परिभाषा क्या है? तो विऔद्योगिकरण का अर्थ है भारत से हस्तशिल्प उद्योगों को समाप्त कर दिया जाना और उसकी जगह नए उद्योगों को ना लगाया जाना। ठीक है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था प्राक पूंजीवादी अव्यवस्था से परिपक्व पूंजीवादी अव्यवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकी, क्योंकि समाप्त करके अगर नया लगा दिया जाता तो फिर वो विऔद्योगिकरण नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि समाप्त भी कर दिया जाना और नए उद्योगों का ना लगाया जाना। कुटीर उद्योगों के नष्ट होने से बेरोजगारी बढ़ी और कृषि पर भी दबाव बढ़ गया। इसका उद्देश्य इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को फायदा पहुंचाने के लिए भारत में उद्योगों को नष्ट किया जा गया। ठीक है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए अंग्रेजों को अपने उद्योगों के लिए सस्ता कच्चा संसाधन यहाँ पे मिल पाता और साथ ही प्रतिस्पर्धा सहित बाजार भी उपलब्ध होता। यानी कि संसाधन के लिए कच्चा माल भी मिल जाता और प्रतिस्पर्धा रहित बाजार भी उसे उपलब्ध हो जाता। ठीक है। ये दोनों उद्देश्य थे। क्रियान्वयन कैसे हुआ? तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत को मुक्त बाजार क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसका अर्थ यह हुआ कि इंग्लैंड के सभी उद्योग अब भारत में अपना सामान बेच सकेंगे, जितने भी होंगे, और इस प्रकार इंग्लैंड की औद्योगिक वस्तुओं से भारत को हस्तशिल्प उत्पादों का मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय उत्पाद मात्रा, कीमत और गुणवत्ता तीनों में ही पिछड़ गए। अंग्रेजों ने इंग्लैंड के बाजार को संरक्षण प्रदान किया ताकि भारत की वस्तुएं वहां ना बिक सके। इसके लिए भारतीय वस्तुओं पर 15% तक का शुल्क लगा दिया गया। ठीक है। और साथ ही कैलिको अधिनियम 1720 के माध्यम से भारतीय वस्त्रों को इंग्लैंड में प्रतिबंधित भी कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इंपेरियल प्रेफरेंस के नाम पर ब्रिटिश वस्तुओं को बिना किसी शुल्क के भारतीय बाजार में प्रवेश दिया गया। तो ये क्या हुआ? एक तरह से वहाँ पे संरक्षण प्रदान कर रहे हैं कि भारतीय वस्तु ना बिके, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उन्हें प्रवेश दे रहे हैं। रेलवे के विकास में ब्रिटिश वस्तुओं को पूरे भारत में पहुंचा दिया, जिससे स्थानीय रूप से चल रहे भारतीय उद्योग नष्ट हो गए और रेलवे का विकास भी हो जाता है। जिससे क्या होता है कि ये जो इन लोगों का वस्तु है वो हर जगह पहुंच गया और स्थानीय जो भी चल रहे थोड़े बहुत उद्योग थे वो भी नष्ट हो गए। आगे है भारतीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की मांग कम करने के लिए कई नियम अपनाए गए। उदाहरण के लिए सरकारी उपयोग में आने वाले कागज को इंग्लैंड से मंगाया जाने लगा ताकि भारतीयों का बाजार नष्ट हो जाए। भारतीय पूंजीवादियों ने भी नई उद्योगों के निवेश के बजाय भूमि में निवेश किया, जिससे औद्योगिकरण प्रभावित हुआ। और भारतीय पूंजीपतियों का भी एक कारण था कि उन्होंने नए उद्योगों के निवेश की जगह कहाँ किया? भूमि में निवेश किया, जिससे औद्योगिकरण प्रभावित हुआ। इसके परिणाम देखें। विऔद्योगिकरण के अकाल में वृद्धि का विऔद्योगिकरण के परिणाम दस्तकारी हुआ, बंद हुआ मजदूरी, कृषि भार बढ़ गया, आंतरिक संघर्ष बढ़ गया, भूखमरी अकाल की स्थिति बन गई। अकाल में वृद्धि का कारण नकदी बढ़ गया, नकदी फसल में वृद्धि। संकट के टाइम पे एक तो नकदी फसल में वृद्धि की, संकट के टाइम पे सहायता नहीं मिली, धन की निकासी होती रही लगातार, भू राजस्व नीति अधिशेष घट गया। इससे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रशासनिक उदासीनता रही, खाद्यान्न निर्यात, ये सब कारण थे जिससे अकाल में वृद्धि हुई। इसका जो टॉपिक है वो है धन की निकासी। ठीक है। परिचय इसका कि धन की निकासी का अर्थ है संसाधनों का भारत से इंग्लैंड की ओर प्रवाह। धन की निकासी का अर्थ है संसाधनों का इंग्लैंड की ओर प्रभाव भारत से। यह सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नौरोजी 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इंग्लैंड डेप्थ ऑफ इंडिया नामक शोध पत्र में पहली बार इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। आगे चलकर उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में विस्तार से इसकी चर्चा की है। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है सबसे पहले 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक हुई थी इंग्लैंड में, डेप्थ ऑफ इंडिया नामक शोध पत्र में पहली बार ये चर्चा करते हैं। अब इस चर्चा को प्रस्तुत करते हैं और आगे चल के इनकी जो बुक है उनका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में विस्तार से इसकी चर्चा की है। नौरोजी ने धन की निकासी को भारत की गरीबी का मूल वजह बताया और इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा। किसने कहा था धन की निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट? ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी ने ही सर्वप्रथम भारतीयों पीसीआई का अनुमान लगाया था। पर कैपिटा इनकम का भारत का किसने अनुमान लगाया था? नौरोजी ने ही। 1868 में इसे 20 रुपये बताया था, मात्र 20 रुपये। हालांकि इसका प्रथम वैज्ञानिक आंकड़ा
VKR राव ने प्रस्तुत किया था। वैज्ञानिक आंकड़ा इसका किसने दिया था? VKR राव ने किया था। इसके अनुसार 1931-32 में भारतीय प्रति व्यक्ति आय जो था 65 रुपये थी। अब इस सिद्धांत का समर्थन, तो कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। RC दत्ता ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन की निकासी सिद्धांत का समर्थन किया। और RC दत्ता की पुस्तक का क्या नाम है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन की निकासी के सिद्धांत का समर्थन किया था इन्होंने, ठीक है, RC दत्ता ने। और यह कहा कि भारत का 50% संशोधन धन की निकासी के रूप में इंग्लैंड जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1901 में अपने बजट भाषण में इस सिद्धांत का समर्थन किया। ये जो सिद्धांत था इसका समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले ने भी बजट भाषण में किया था। इनके अतिरिक्त सुब्रमण्यम अय्यर ने, महादेव गोविंद रनाडे ने भी किया था। और किसने किया था? जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो RC दत्ता ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, सुब्रमण्यम अय्यर ने किया, महादेव गोविंद रनाडे ने किया, और सिद्धांत कौन लेके आए थे? दादा भाई नौरोजी लेके आए थे। सिद्धांत का विरोध देखें तो सर सैयद अहमद खान ने इस सिद्धांत का विरोध किया। वोल्वी आयोग 1895 में धन की निकासी पर नौरोजी से सवाल पूछे, ठीक है। वोल्वी आयोग ने जो है 1895 में धन की निकासी पर दादा भाई नौरोजी से सवाल पूछे थे, ठीक है। तो विरोध में कौन कौन हो गया? सर सैयद अहमद खान। किसने जो है धन की निकासी के सिद्धांत का विरोध किया? सर सैयद अहमद खान ने किया। और वोल्वी आयोग ने भी इनसे प्रश्न किए। धन की निकासी का स्वरूप क्या था? अब स्वरूप को समझे थोड़ा सा। तो व्यापार के माध्यम से धन की निकासी। देखिए, भारत में अंग्रेज प्रशासक और व्यापारी की दोहरी भूमिकाओं में थे, यानी प्रशासक भी थे अंग्रेज और व्यापारी भी थे अंग्रेज। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद उन्हें भारत में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। इसी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अंग्रेजों ने धन की निकासी की। भारतीय उत्पादकों से वस्तुओं को खरीद के बदले कंपनी सोना या चांदी में उसका भुगतान करती थी। इस प्रकार इंग्लैंड में से बड़ी मात्रा में सोना भारत आ रहा था और वहाँ की सरकार इसे रोकना चाहती थी। ऐसे में अंग्रेजों को जब राजस्व अधिकार मिल गया तो उन्होंने इसका उपयोग कंपनी की निजी व्यापार कर लिया, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया? कंपनी के निजी व्यापार में। नौरोजी के अनुसार बंगाल के राजस्व का लगभग 1/3 हिस्सा कंपनी ने अपने निजी व्यापार में निवेश किया। 1/3 हिस्सा, 1/3, और इसका कोई भी लाभ भारतीयों को नहीं दिया गया। इस संदर्भ में कहा गया है कि व्यापार संतुलन तो भारत के पक्ष में रहा, यानी कि अगर व्यापार संतुलन की बात आए तो वो भारत के पक्ष में रहा, किंतु इसका कोई वास्तविक लाभ भारतीयों को नहीं मिल पाया और इसका कोई भी लाभ भारतीयों को नहीं दिया गया। इसी संदर्भ में कहा गया कि व्यापार संतुलन जो था, अभी वही रिपीट हो गया है कि व्यापार संतुलन तो भारत के पक्ष में रहा, लेकिन इसका कोई वास्तविक लाभ भारतीयों को नहीं मिल सका। गृह व्यय के माध्यम से धन की निकासी दूसरा है। एक व्यापार के माध्यम से देखिए अब गृह व्यय क्या है। तो गृह व्यय यानी कि होम चार्जेस का अर्थ ऐसी राशि है जो हर वर्ष इंग्लैंड ने कुछ निश्चित खर्च के लिए भारतीय खजाने से इंग्लैंड भेजी थी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित खर्च शामिल थे: ईस्ट इंडिया कंपनी के विदेशी ऋण पर लगने वाला ब्याज, रेलवे में पूंजी निवेश करने पर 5% की लाभ की गारंटी, भारतीय सचिव और उसके ऑफिस का सारा खर्च, टोटल खर्च, ठीक है, और इंग्लैंड स्थित सैन्य टुकड़ी के लिए खरीदे गए रक्षा उपकरणों का खर्च, भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, प्रशिक्षण, पैसा का खर्च। गृह व्यय का भुगतान काउंसिल बिल के रूप में किया गया। गृह व्यय का भुगतान किस रूप में किया गया? तो काउंसिल बिल के रूप में गृह व्यय का भुगतान किया जाता था, जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी किया जाता था। इसे सोना या पाउंड में भुगतान कर खरीदा जाता था, ठीक है, गृह व्यय का। और भारत के साथ व्यापार करने वाले ब्रिटिश व्यापारी इसकी खरीद करते थे। काउंसिल बिल को भारतीय राजस्व से बुनाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? रेलवे के माध्यम से धन की निकासी, इसका परिचय देखिए। भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने चली थी। किसका टाइम पे? डलहौजी का टाइम पे चली थी। 16 अप्रैल 1923 को चली थी और कहाँ चली थी? तो बम्बई से थाने तक। रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था। और अगर विकास की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे सर्वाधिक विकास हुआ था। 1853 से 1869 के बीच मुख्य रूप से निजी कंपनी द्वारा रेलवे में निवेश किया गया, ठीक है। 53 से 69 तक जो है मुख्य रूप से निजी यानी प्राइवेट कंपनियों ने इसके अंतर्गत निवेश किया और इसके बाद सरकार ने भी निवेश किया। मुख्य रूप को निजी कंपनी ने भारतीय रेलवे में निवेश किया। अगर मुख्य रूप से देखें तो निजी कंपनियों ने ही निवेश किया। ईस्ट इंडिया रेलवे
कौन कौन सी है? तो ईस्ट इंडिया रेलवे और कौन सी है? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर। दो कंपनी है, दो निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। रॉबर्टसन आयोग 1902 के सुझाव के आधार पर, ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। रॉबर्टसन के सुझाव के आधार पर 1905 में रेल बोर्ड का गठन होता है, रॉबर्टसन आयोग के सुझाव पर। और एक्वर्थ कमीशन 1920 ने यह सुझाव दिया कि रेल बजट को आय बजट से अलग कर देना चाहिए। तो रॉबर्टसन आयोग किससे संबंधित है? तो रेलवे बोर्ड के गठन से संबंधित है 1905 में। और एक्वर्थ कमेटी, ये आयोग 2 का है और गठन 5 में हुआ। एक्वर्थ कमेटी जो 1920 की है कमीशन, इसका सुझाव दिया कि बजट जो है इसका वो नॉर्मल बजट से अलग कर देना चाहिए। 1924-25 में रेल बजट को अलग कर दिया गया, ठीक है, और 24-25 में इसको अलग भी कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश पूंजी निवेशकों को 5% का लाभ सुनिश्चित प्रदान करना, ठीक है। अब रेल में जो है रेल में जो भी पूंजी लगाएंगे उनको 5% का लाभ मिलेगा। इंग्लैंड के लौह इस्पात उद्योग को बाजार उपलब्ध कराना, और दूसरा लौह इस्पात उद्योग जो है इंग्लैंड का, उसको भी बाजार मिल गया। भारत के कच्चे संसाधन एवं तैयार उत्पाद को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसके लिए भी रेल की आवश्यकता थी। और सैन्य गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए भी रेल की आवश्यकता थी। सकारात्मक परिणाम देखें तो इससे बाजार का एकीकरण हुआ, जिससे भारतीय उत्पादकों को भी लाभ मिला। बाजार का एकीकरण से कुछ लाभ तो भारतीय उत्पादकों को भी मिला, तो ये एक सकारात्मक परिणाम था। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हुई, क्योंकि भारतीयों के बीच आपसी संपर्क बढ़ा, तो ये राष्ट्रीय एकता में भी अच्छा दिखाता है कहीं ना कहीं प्रभाव। आपातकाल के लिए रोजगार में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद रेलवे का उपयोग यातायात वस्तु को सुगम साधन बनाने के रूप में किया गया। नकारात्मक परिणाम, रेलवे के निवेश पर ब्रिटिश पूंजी निवेशकों को 5% के लाभ की गारंटी दी गई थी। इससे न केवल रेल प्रोजेक्ट महंगे हुए बल्कि धन की निकासी भी तीव्र हो गई, ठीक है। भारत में रेल लाइनों के लिए ब्रिटिश कंपनियों की जमीन 99 वर्ष किराए लीज पर दी गई थी। इस दौरान कंपनी को न्यूनतम 5% का लाभ मिलता रहा, और इसके बाद उन्हें कंपनी अपनी पूरी पूंजी वापस लेने का अधिकार भी दे दिया गया था। इसी संदर्भ में कहा गया है कि भारत में रेलवे का विकास सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम का उदाहरण है। रेलवे के विकास से भारत में मलेरिया जैसे रोगों में वृद्धि हुई, ठीक है, ये भी कहा गया। और भारत में किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिक हस्तांतरण नहीं किया गया। यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।